जय हिंद। आज के सेशन में हम सब जानेंगे कि कैसे यूरोपीय कंट्रीज से हमारे देश यानी भारत में आगमन हुआ यूरोपियन शक्तियों का। ठीक है, कैसे वो अपनी शक्ति से भारत में राज किए और किस तरह से शासन की प्रक्रियाएं शुरुआत हुई, किस मकसद से शुरू हुआ और फिर किस मकसद को पूरा किया गया, और फिर हमारे देश में कहां कहां पे आक्रमण किया गया, किस रूप में आक्रमण हुआ, आखिर वो कौन कौन से व्यक्ति थे जो आक्रमण करने में मदद किए। ये तमाम सवालों का जवाब हम सब एक ही सेशन में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है वास्को डिगामा की। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो है भारत में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाली थे और भारत में आवागमन हुई। आवागमन हुआ मतलब आए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जब अपने देश से चले थे, ठीक है, तो उन्होंने लगभग 20 जहाज चली थी, जिसमें से सभी आसपास के जगहों में सिमट कर रह गया। 3 जहाजें बहुत मुख्य थी, 3 जहाज मुख्य था। ठीक है, 3 जहाजें जो है वो यूरोपियन कंट्रीज पे चलना शुरू होता है और इस रास्ते से आता है। ठीक है, इस रास्ते से आने की पहल होती है। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। सबसे पहले तो इस रास्ते से आवागमन उनका बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ के लोगों को पता है कि आखिरकार जो है किस प्रकार जब यूरोपियन लोग आते थे तो रास्ते में लूट घसोट ज्यादा होता था। इस वजह से ठीक है मिडिल ईस्ट एशिया के लोग जो है इस बात को जान चुके थे। ठीक है, इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ और ये रास्ते बंद हो गए। ठीक है, तब बचा यूरोपियन को आने के लिए समुद्री यात्रा। तो वो समुद्र यात्रा से इस तरह आया दक्षिण अफ्रीका, और जब वास्को डिगामा आया पहली बार तो उसे मुलाकात होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो है यमन, दक्षिण अफ्रीका के पास जो है एक जगह है जहां पे मुलाकात होता है अब्दुल मजीद से। किनसे होता है बाबू? यहाँ जो है अब्दुल मजीद जी दक्षिण अफ्रीका में, वो गुजरात के रहते हैं। कहाँ के बाबू? गुजरात के थे, गुजरात यही में है। ठीक है, तो यही का एक व्यक्ति जो है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अपना व्यापार संबंधी कार्यकाल करते हैं। उनसे मुलाकात होता है, तो उसी मुलाकात से कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की परिचय पूछता है। सबसे पहले तो आए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, तो यूरोपियन का आदत होता है किसी के मुंह पर देखना तो देखते रह जाना, टुक टुक। ठीक है, टकटकी लगा करके। और भारत के लोगों का एक खास बात है कि कोई आदमी टकटकी लगाकर देखता है तो पूछता है का हो, का हाल बा। ये तो भारत की परंपरा है। ठीक है, तो गुजराती अब्दुल मजीद थे वहां पे। उन्होंने पूछा, जब टकटकी लगा करके देख रहा था, यानी कि लग रहा था कि वो भटके हुए इंसान है। ये तो हम एशिया की ये मैप देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एशिया है। ठीक है, एशिया के बगल में है यूरोप। ठीक है, इसके बगल में ही है मान लीजिए। ठीक है, और इस रास्ते से वो यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने पूछा, ठीक है, टकटकी लगाकर जब देखा तब पूछा, और उसी समय उन्होंने परिचय लिया भारत आने की। तो अब्दुल मजीद जी गुजरात वासी, उन्होंने बताया रास्ता और उसके पीछे 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 आते आते वो आ गया। ठीक है, तो वो भारत में आया। उस समय भारत के जो राजा थे वो जमोरिन थे। कौन थे बाबू? जमोरिन थे, वो केरल के राजा थे। उन्होंने जबरदस्त स्वागत किया। क्या किया उनका? खूब जबरदस्त स्वागत किए। ठीक है, और स्वागत के बाद जो है आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। तो हम सब समझ गए 1498 में पुर्तगाली आया। 20 मई 1498, ये सबसे पहले कौन आया बाबू? पुर्तगाली आया। ठीक है, वास्को डिगामा आया। उसके बाद 1600 ईस्वी में कौन आया?
ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में ही आया था, लेकिन 1600 लगभग में कहा जाता है। ठीक है, चलिए डच कब आया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। इस तरह से आया। ठीक है, अब हम एक एक चीजों को बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले बात हम कहें यूरोपियों के भारत आगमन को प्रोत्साहित करने वाले कारक। आखिरकार वो कौन से कारण है जो उसे इंप्रेस करता है? बिना इंस्पिरेशन के, बिना इंप्रेस के कोई काम होता ही नहीं। तो उसमें क्या था कि उष्णकटिबंधीय वस्तु जैसे जैसे मसाला, रेशम और कीमती पत्थर। बाबू ठंडी का मौसम आता है तो हमें क्या चाहिए? मोटा कपड़ा। ठीक है, तो मुख्य मकसद क्या था? कपड़ा और व्यापार। इस मकसद से यूरोपीय लोग आए। ठीक है, और उन्होंने मसाला, रेशम, कीमती पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि की यूरोप में भारी मांग था। यूरोप में इसकी जो है खूब ज्यादा मांग था। पहली बार वास्को डी गामा आए तब जो है भारत से, ठीक है, भारत में तो पहले वो 3 महीना रहे। कई महीना? 3 महीना रहे, और 3 महीना में यहाँ के सब चीजों को समझा, और यहाँ से मसाला, रेशम, कपड़ा, ये सब जो है भर भर के जहाजों में और ले करके गया। और पहली बार जब अपने गांव गए, यानी कि पुर्तगाल पहुंचे यूरोपियन कंट्रीज में, तो उन्होंने उसी मसाला, कीमती पत्थर, कपड़ा को बेचा और 60 गुना मुनाफा कमाया। कितने गुना बाबू? 60 गुना। समझ सकते हो बाबू कि अगर आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, तो 1 रुपया का सामान खरीदा भारत में, तो यूरोप ले जाके कितना में बेचेगा? 60 रुपया में। अब समझ लो बाबू कि अगर 1 लाख का सामान खरीद लीजिए तो वो आदमी कितने लाख में बेचेगा? 60 लाख में। कितनी कीमत आया? इस कीमत ने वहां के लोगों का आंखें खोल दिया कि भारत के पास वो कीमती रत्न है जिसे लाने के बाद हमारे यूरोप में भूचाल मच जाती है। उसी यात्रा ने उन्हें फिर दुबारा प्रेरणा देता है, और फिर उन्होंने तुरंत 1502 में दूसरी यात्रा के साथ आ जाते हैं, और 1503 में कोचीन में जो है, कोचीन है वो केरल में ही कोचीन है, वहीं पे वो अपना जो है सत्ता स्थापित करते हैं 3 में। ठीक है, और दूसरी यात्रा में उन्होंने खूब मुनाफा कमाया नहीं, लेकिन दूसरी यात्रा में 21 जहाज लाद के लाए। कई गो जहाज लाए? 21 जहाज। अब उसमें जो है भारी भरकम सामानों से भर करके लेके गए और 12 गुना मुनाफा कमाया। दूसरी यात्रा में कितना? 12 गुना मुनाफा कमाए। फिर तीसरी बार भी आए। जिस आदमी को एक बार 60 गुना मुनाफा हो जाए, दूसरे बार 12 गुना मुनाफा हो जाए, ठीक है, वो आदमी क्या बख्शेगा? नहीं। तीसरी यात्रा के लिए भी आ गए। ठीक है, तीसरी यात्रा 1924 में आए। 5 सितंबर 1900 कब आया बाबू? 5 सितंबर 1924 को, और उनकी मृत्यु जो है दिसंबर में हो गई। ठीक है, कालीकट में ही उनकी मौत हो गई। कालीकट बंदरगाह के पर आसपास में ही रहा करते थे, वहीं पे वहां पे मौत हो गई। जमोरिन के साथ जो है समझौता हुआ था, वायसराय के रूप में आए थे। 24 में जब आए तो वायसराय बन के आए। ठीक है, इस तरह से यूरोप वासी हमारे कंट्री में इंटर हुए, प्रवेश किए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार उसके आने से पहले के थोड़ी सी इतिहास को जान ले। तो देखिए 1453 में कुस्तुनिया यानी तुर्की पर उस्मानिया यानी तुर्की का कब्जा हो गया। ठीक है, कुस्तुनिया पे, ठीक है, उस्मानिया का कब्जा हुआ। तुर्की में है दोनों जगह। 53 में कब्जा हुआ, 1453 में, जिससे यूरोपीय का एशिया व्यापार बाधित हो गया। एशिया का व्यापार रुक गया। कोई किसी पे कब्जा कर ले तो पहले घर बचाएगा कि पहले दूसरे देश में जाएगा? पहले तो घर बचाएंगे। सोच लो बाबू कि आपका घर है और आपके घर में झगड़ा झंझट हो रहा हो,
ठीक है, मारपीट हो रहा हो, और आप अपने घर के लोगों को बचाएंगे कि पहले आप पढ़ने जाएंगे, तो आप तुरंत कहेंगे पहले घर को बचाएंगे। ठीक है, ज्यादा गंभीर मुद्दा देखेंगे उस चीज को बचाएंगे। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन हम क्या करेंगे वहां पे, अब हमारे माता पिता ही ना रहे, हमारे घर परिवार के लोग ही ना रहे, तो हमें कौन समर्थन देगा? तो पहले हम परिवार के लोगों को भी बचाते हैं। उसी तरह हुआ कि उस टाइम जो है वहां पे आपस में युद्ध चल रही थी, कब्जा हो गई थी, अब इसके वजह से जो है ना व्यापार को रोक दिया। ठीक है, वहां पे रोका और नए व्यापार मार्ग की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। जब एक को रोका तो दूसरी रास्ता खुल गया। ठीक है, अब आता है बात पुनर्जागरण एवं वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में समुद्री कंपास, जहाज की चाल, मापने वाला उपकरण, एस्ट्रोलैब यानी अक्षांश देशांतर मापक, त्रिकोण पाल बोलते हैं, तोपों एवं बंदूकों का आविष्कार हुआ। क्या क्या आविष्कार हुआ? देखिए, एक व्यापार रुकने से आदमी के अंदर अद्भुत क्षमता विकसित होती है, और वही देखिए एक व्यापार तो रुका लेकिन एक नई आविष्कार हुआ। तो कंपास के सहायता से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दो जो है खोज हुआ, यानी कि देशांतर और अक्षांश। अक्षांश और देशांतर से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी हो उसका पता लगा लेती है। ठीक है, अगर कहीं पे हमें, जैसे देखते हैं ना जहाज उड़ती है, एरोप्लेन चलती है, ठीक है, हमारे देश से बहुत सारे मिसाइलें उड़ते हैं, तो मिसाइल कैसे जाती है? तो उसमें कहीं ना कहीं देशांतर और अक्षांश सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैब में क्रिएट करके उसे सेट किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो उड़ता है और मार गिराता है। दुश्मनों को मार गिराने के लिए क्या होता है, रफाल, रडार, ये सब चलते हैं ना, तो वो कंपास की सहायता से वो दिशा बताता है। कंपास क्या करता है? दिशा को बताता है और सही जगह को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से हम दुश्मनों को मार गिराते हैं या कोई यात्री, कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से वो समुद्री जहाज की चाल मापने वाला उपकरण हो गया। उसके अलावा जो है अक्षांश देशांतर मापक हो गया। उसके अलावा जो है ये तोपों का आविष्कार हुआ, बंदूकों का आविष्कार हुआ, इससे जो है आक्रमण करना और आसान हो गया। ठीक है, भारत की अपार संपदा, मार्को पोलो और कुछ अन्य स्रोतों से यूरोपीय लोगों को भारत की अपार संपत्ति के बारे में पता चला। अगला कारण क्या था कि जब यूरोपियों को पता चला कि भारत में अद्भुत संपत्ति है और उस संपत्ति को अगर हम अपने देश लाते हैं तो हमारे देश में बहुत क्रांति आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति कब्जा किस पे करता है? जिसके पास कुछ होता है, जिसके घरों में कुछ नहीं है, उसके घरों में कोई अटैक करेगा क्या? लड़ाई भी होती है शक्ति देख के। ठीक है, छोटे मोटे लोगों से लड़ना अच्छी बात नहीं है, और भारत पाकिस्तान से उलझ जाए अच्छी बात थोड़ी। पाकिस्तान को तो छोड़ दिया जाता है क्योंकि उससे बउआ समझकर, छोटा समझकर, पड़ोसी समझकर, लेकिन अब वो जो है गलत कर बैठे, आतंकवादियों के साथ रहे, अलग अलग टूरों में रहे, गलती करे तो उसको छोड़ा जाएगा? बेटा गलती करे तो पटक पटक के मारते हैं बाप। उसी तरह पाकिस्तान गलती करेगा तो भारत छोड़ेगा थोड़ी, पटक के मारेगा। ठीक है, तो आगे आ गया भारत की अपार संपदा। ये जो है मार्को पोलो ने देखा तो उसे जो है ना लालच हुई कि कैसे इस पे कब्जा करें और कैसे हम उसे हासिल करें। ठीक है, उसी तरह यूरोप में जो है ना तेजी से औद्योगिकरण हो गया। इसके वजह से क्या हुआ? औद्योगिकरण की विशाल श्रृंखला में उद्योग स्थापित होने लगी थी। ठीक है, बाजार के विस्तार की खोज आकांक्षा हुई, मतलब बाजारों का खोज हुआ। जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जब हम उद्योग लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट होगी, और प्रोडक्ट ज्यादा होगी, वस्तु ज्यादा होंगे तो बेचना होगा, तो बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था की गई। ठीक है, तत्कालीन कारण भारत में कमजोर मुगल सत्ता तथा नवीन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इसके कारण जो है भारत में पहले तो मुगल शासन था, तो मुगलों का अंत करने के लिए, ठीक है, ये शक्ति को, पावर को डेवलप किया गया। कहीं ना कहीं अंग्रेजी शक्ति आपने तेजी से ग्रो किया, मुगलों को खत्म किया। ठीक है, एक शक्ति को अंत करके दूसरे शक्ति का उदय हुआ है।
इस तरह से जो है वहां पे कार्य चल रहा और इस तरह से वहां होता रहा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, जहाज रानी निर्माण एवं नौ परिवहन में प्रगति। ठीक है, जहाज रानी यानी कि जहाजों का बहुत श्रृंखला में निर्माण होना शुरू हो गया और नौ परिवहन की प्रगति हुआ। मतलब धीरे धीरे जो है औद्योगिक क्षेत्र बढ़े और पुर्तगालियों से ही अनेक मशीनें की आविष्कार हुआ है। और मशीन ने क्या किया, सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क, इस पे हार्ड वर्क किया है। ठीक है, उसके बाद भारत में व्यापार करने, अधिक धन कमाने की लालसा से आया। अंग्रेज या पुर्तगाली या यूरोपियन लोग क्यों आए भारत में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है धन कमाना, व्यापार करना। ठीक है, कपड़ों की व्यापार हो, ज्यादा से ज्यादा श्रृंखला में कपड़ा जो है वो बनाते थे और हमारे देश में आके बेचा करते थे। बेचने के लिए व्यवस्था भारत में लगाए थे, यहां से मुनाफा अधिक कमा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से यूरोपीय एशिया का व्यापार जो है हुआ। उसके बाद जो है डेनिश जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार होने लगा। तो पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और फिर डेनिश, इस प्रकार से व्यापार का आवागमन होता रहा। एशिया का अधिकांश व्यापार अरबवासी तथा यूरोपीय व्यापार इटली वालों के हाथ में था। यह इटली के भी हाथ में था। इस व्यापार चक्र को तोड़ने के लिए नए व्यापार क्षेत्र की आवश्यकता थी। ठीक है, जब तक पुराने व्यापार को नहीं तोड़ेंगे, खत्म नहीं करेंगे, नई व्यापार की रास्ता सरल नहीं होगा। ठीक है, तो यूरोप, अरब, ठीक है, ये सब मिल करके इटली जो है व्यापार के हाथ है, वही तो रास्ता दिखा रहा था। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग किया था। यूरोपीय शासकों जैसे स्पेन की महारानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी आदि द्वारा समुद्री खोजों को प्रोत्साहित किया गया। अब प्रजा के हाथों में तो कुछ होती नहीं, राजा जब इस पे तुल जाए तो कोई भी असंभव काम संभव होने लगती है। ठीक है, इस तरह से जो है जब यूरोपीय राजा, ठीक है, स्पेन के जो राजकुमारी थी या महारानी थी इसाबेला, पुर्तगाल के राजा प्रिंस, ये दोनों मिलकर के जबरदस्त व्यापार के लिए जो है लोगों के साथ समझौता किए और भेजना शुरू किए। जिस तरह आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ग्लोबलाइजेशन में हमारे देश की नौजवानों को भाग लेने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज हर रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत बना रहा है कहीं ना कहीं, कभी जापान में तो कभी फ्रांस में तो कहीं इटली में तो कहीं अमेरिका में कहीं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे हर रोज रिकॉर्ड बन रहा है। इसमें देश की सरकार अगर ये अनाउंसमेंट नहीं करती कि हमारे देश के खिलाड़ी हो हर खेल में, चाहे वो ओलंपिक में हो, चाहे वो किसी भी खेल में हो, क्रिकेट में हो, किसी में भी हो, अगर उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाए भारत के आउट ऑफ कंट्रीज में जाने की, तो क्या कोई जाएगा? नहीं जा सकते। तो देश के प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं तभी जाते। उसी तरह जो है उस टाइम यूरोप के जो राजकुमारी थी, ठीक है, महारानी थी, पुर्तगाल के जो राजकुमार था, ये सब लोग प्रोत्साहन दिए। इसी वजह से जो है आवागमन बढ़ा। नेक्स्ट है साहसिक नाविक। उस समय के नाविक भी था, नाव चलाने वाले को नाविक कहती है। नाव चलाने वाले को क्या कहते बाबू? नाविक। उस समय के जो नाविक होता था वो साहसिक होता था, हिम्मत वाला, साहस वाला, धैर्य वाला। ठीक है, तो साहसों का योगदान है। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली नाविक थे। ये भी बार्थोलोमियो डियाज भी पुर्तगाली था। 1487 में उत्तर मासा अंतरिप यानी कोप ऑफ गुड होप की खोज किया। उत्तर मासा अंतरिप यानी कि कोप ऑफ गुड होप की खोज किया था। 1492 में स्पेन वासी कोलंबस, याद रखना बाबू, स्पेन के रहने वाले कोलंबस ने वो अमेरिका का खोज किया था। किसका खोज किया बाबू? अमेरिका का खोज किया। ठीक है, 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ठीक है, तो ये देख सकते हो बाबू, ये रहा अमेरिका। ठीक है, ये है अमेरिका।
साउथ और नॉर्थ, ठीक है, अमेरिका है इसकी खोज हुआ, उत्तर महासांतरिक। तो मतलब ये खोज अमेरिका का खोज हुआ, इधर में अमेरिका का खोज हुआ, इधर भारत का खोज हुआ। उत्तर महासांतरिक यहाँ पे है, नीचे में है, ठीक है। तो इस तरह से खोजों ने लोगों को आसान किया, आम जीवन को क्या किया, आसान किया है, ठीक है। एक बात कहना बाकी है कि जब पुर्तगाली आया तो भारत में आया ही, अब बिहार में कैसे आया, तो बिहार में जो है 1599 में सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने, ठीक है, 1498 में आया, 99 में आसपास के माहौल को जाना, ठीक है। फिर जो है 2 में आया, 2 में भी पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, दूसरी व्यापार करने, उसमें भी मुनाफे कमाए और उन्होंने अधिकार किया था, ठीक है। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ बिहार में उसका क्या रोल रहा। तो 1502 में, ठीक है, 1502 में डच आया, ईस्ट इंडिया कंपनी डच के साथ आया, ठीक है। और उन्होंने 5 के आसपास जो है पटना में कलेक्ट्रेट की स्थापना की। कलेक्ट्रेट जहां अभी कलेक्टर साहब रहते हैं, ठीक है, वो भवन आज की नहीं है, ऐतिहासिक भवन है। कैसी भवन है बाबू, ऐतिहासिक भवन है, जहां पे कलेक्टर साहब आज भी रहा करते हैं। तो उस ऐतिहासिक भवन में जो है वो उस टाइम से ही थे। कब से थे बाबू, 1602 में। कौन आया, डच आया। कौन आया बाबू, डच आया। डच आया जो है, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में, 1632 में बिहार में इंटर तो 5 में करके बनवा दिया, लेकिन 32 में क्या किया, वो विस्तार किया, पटना में कलेक्ट्रेट को और विस्तार दिया, बहुत बड़ी बनाया, ठीक है। आज जो है ना, आज के इंजीनियर लोग बनाते हैं, तुरंत ढहा जाता है, टूट जाता है। उस टाइम के समझ सकते हो कि अभी तक जो है वो टूटा हुआ नहीं है। बाबू उसको ओपन कर दो, हाँ ओपन करिए, हाँ बहुत अच्छा, उसको भी ओपन कर दीजिए क्योंकि थोड़ा सा लाइट कम हो रहा है, ठीक है। ओपन कर दीजिए बाबू, विंडो को ओपन करिए। समझ गए, इस तरह जो है पटना में कारखाना स्थापित हुआ। 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में, कहां पे स्थापित हुआ, मुसलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो इस तरह 32 में बिहार में, याद रखना है, बिहार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि बिहार में अंग्रेजों ने कहा फैक्ट्री स्थापित किया, तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है 1632 में पटना में। पटना ये देख सकते हो बाबू, यही है, ये देख लो बाबू, पटना कहां से कहां तक है, ये बढ़िया से देख लीजिए, यही है पटना, कितना लंबा चौड़ा है और पूरे बिहार के बीचों बीच में है, ठीक है, बिहार के बीच में है। यहीं पे जो है पटना में जो है कलेक्टर साहब का जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता के शासन से ही बना हुआ है और अजर अमर की तरह अभी तक जो है मजबूत है। लेकिन आजकल के जो इंजीनियर बनाते हैं, पता चलता है कि वो 50 साल 100 साल भी नहीं चल पाएंगे, 10 साल 20 साल में ही ढहने और टूटने लगता है। तो इस तरह, ठीक है। चलिए हम जानते हैं अब नेक्स्ट को। सबसे पहले तो विदेशी शक्ति, ठीक है, पुर्तगाली आया। पुर्तगालियों का जो है प्रारंभिक अभियान चला, और अभियान मतलब प्रचार प्रसार, उसी के देखा देखी जो है अनेक राष्ट्रों ने देखा, और यूरोप के अनेक जैसे डच, डेनिश, ये सब, ठीक है, बाद में आए। तो ये सब पहले देखा, यूरोपियों से सीखा कि वो व्यापार कर सकते हैं, वो मुनाफा कमा सकते हैं, वो अपने राज्य को, अपने गांवों को बेहतर कर सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं। तो सबने मिलकर के वैसा काम की शुरुआत किया। उसके बाद आया पेरो अतवारेज कैब्रेल ने, कैब्रेल और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा साहब जो है 1505 से, ठीक है, 1509 ईस्वी में आए थे, ठीक है, और शासन किया था।
उसके बाद आया अल्फ्रांसो डी अत्यूकर्क, उन्होंने 1509 से 1515 तक जो है वो रहा। ठीक है, उसके बाद है केप ऑफ द गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक, जिसको अब्दुल मजीद कहते हैं, अब्दुल मजीद कहते हैं, की सहायता से जो है, उन्हीं के सहायता से कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है, कामक डाबू नामक स्थान पर, यानी कालीकट के जो जगह है उस जगह का नाम है कामक डाबू। कौन जगह बाबू? पहले ही हम इस बात को तो समझा दिए थे, ठीक है, कि कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे, वहां के राजा जमोदीन थे, उनका जबरदस्त स्वागत किया था। तो वहीं पे कामक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 को पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद कालीकट के राजा जमोदीन ने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त किया, उनसे मंजूरी लिया। तो कोई भी राजा दूसरे देश में प्रवेश करता है तो वहां अगर एडवाइस नहीं लेगा, सलाह नहीं लेगा, तो क्या होगा? युद्ध जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आया तो सबसे पहले समझौता किया, संधि किया। ठीक है, उसके बाद जो है ना, कंजूर में उन्होंने एक कंजूर में जाकर के, कंजूर में 1500 ईस्वी में कालीकट में भारत में पहला यूरोपीय कारखाना की स्थापना किया। कंजूर में क्या किया बाबू? पहली जो है कारखाना स्थापित किया। पुर्तगालियों पर अरब हमला का सफलतापूर्वक जवाब दिया गया। उसी में जो है ना कराचूर जवाब मिला था उसे। ठीक है, पुर्तगालियों पर अरब हमला का सफलतापूर्वक जवाब मिला। अरब में जब आक्रमण किए थे, वहां पे जब गलती किया था तो उन्होंने रास्ते ही काट दिया था। क्या किया? उसकी रास्ता बंद कर दिया था, इसीलिए वो समुद्री यात्रा से आया, क्योंकि स्थल मार्ग उनका बंद हो चुका था। ठीक है, कालीकट पर बमबारी किया और कोची और कंजूर के शासकों के साथ लाभकारी संधि भी किया। आया तो बमबारी भी किया, डरा कर धमका कर किसी तरह प्रवेश किया, ऐसे थोड़ी प्रवेश किया। मतलब सीधा उंगली घी ना आए तो टेढ़ा करके निकालना। उसी तरह उन्होंने उस टाइम जो है ना, भारत तो हर विदेशियों का वेलकम करता है, स्वागत किया है। ठीक है, इसके वजह से जो है ना फंसते चला गया है। ज्यादा स्वागत करना गुनाह भी होती है। ठीक है, यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था बाबू? इस बात को भी ध्यान रखना है कि प्रथम जो था जमोदीन थे। ठीक है, उस टाइम जो आया वास्को डी गामा आए थे ना। चलिए, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने की प्रयास किया। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग विल पावर किया इंडिया में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूरोपीय शक्ति को भारत में सामंजस्य लाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, तभी जाकर के वो हमारे देश में रहे। उसने अंजदीवा, कोचीन, कंजूर और किलवा में किला बनवाया। पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने कहां कहां किला बनवाया। ठीक है, याद रखना है, अंजदीवा, कोचीन, कंजूर और किलवा में किला बनवाया। इन जगहों पे किला बनवा करके वो अपना जो है शक्ति कायम करने लगी थी। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी तथा कॉटेज प्रणाली जारी की। ब्लू वाटर जो है वो नदियों में युद्ध हुआ, बमबारी हुआ। ठीक है, इसीलिए उसको ब्लू वाटर कहा जाता है। ठीक है, युद्ध हुआ, युद्ध का ही नाम है ब्लू वाटर। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक थे कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। कौन थे बाबू? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, वो जो थे वास्तविक संस्थापक थे। किसका? पुर्तगालियों का। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने गोवा पर जब आक्रमण किया, उस टाइम जो है बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह के साथ जो है युद्ध हुआ और गोवा को भी 1510 में गोवा पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, इस तरह से यूरोपीय जो है आक्रमण हुआ और धीरे धीरे भारत की शक्ति यूरोप के हाथों में चली गई। यूरोप
पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। जब यहाँ पे आया तो यहाँ रहने लगा और फिर धीरे 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 वैवाहिक संबंध को स्थापित किया, जिससे उसका जो है और तेजी से विस्तार हो गया। ठीक है, ऐसे तो कोई रास्ते नहीं थे। तो पहला गवर्नर था कौन? फ्रांसिसो डी अल्मोडा, जिसने अपने क्षेत्रीय अधिकार माने अपने क्षेत्र के जो अधिकार था वो अधिकार में सती प्रथा पर रोक लगाया। सबसे पहले किस पर रोक लगाया? सती प्रथा पे। यानी कि सती प्रथा ऐसी प्रथा थी जिस प्रथा का नियम था कि किसी भी महिला के पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। क्या किया जाता था बाबू? हेलो, आप लोग नहीं सुन रहे, ध्यान से, हाँ ध्यान दीजिए, आप ही से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? जिंदा जला दिया। ऐसी प्रथा थी कि किसी की अगर एक पुरुष 5 शादी कर लिया, ठीक है, और उस पुरुष की मौत हो जाए किसी कारण, तो उसकी 5, ठीक है, पत्नियों को जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी प्रथा था, कितनी खतरनाक था। ऐसी खतरनाक प्रणाली को उन्होंने अंत कर दिया। ठीक है, इसने पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती शुरुआत कर दिया। और क्या किया कि पुर्तगाल के सेना में भारत वाले भी शामिल हो जाएं। विजयनगर यानी कर्नाटक, विजयनगर की राजधानी हम्पी है। ठीक है, कि राजा उस समय के राजा थे कृष्णदेवराय, यानी कि शासक। राजा को क्या कहते हैं बाबू? शासक। तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी है, वहां के राजा कौन थे? कृष्णदेवराय। उस टाइम के राजा कृष्णदेवराय थे, उनका अधिकार था वहां पर। ठीक है, 1510 में गोवा पर वो आक्रमण कर लिया। पुर्तगालियों ने क्या किया? 1510 में आक्रमण किया। फिर 11 में मलका पे भी आक्रमण कर लिया। तो इस तरह से अधिकार को धीरे 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 पावर को बढ़ा लिया। ठीक है, पूजा किसकी होती है? पावर की। उस टाइम जो है भारत के लोग उतनी सामंजस्य नहीं ला पाए थे, उतनी अपने देश के लोगों को महत्व नहीं दे पा रहे थे। अभी जो है ग्लोबलाइजेशन पे देखा जाए तो इंडिया टॉप लेवल पे है। ठीक है, इंडिया के अंदर सामंजस्य सबसे टॉप है। ठीक है, भारत में विभिन्नता में एकता है। अनेक जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल करके अपने अपने फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रतीक है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महत्व भाईचारा और एकता के लिए जाता है। ठीक है, तो टॉप 10 में भारत को रखा गया है सामंजस्य के लिए। तो बाबू उसके बाद जो है उसके बाद 1515 ईस्वी में कहा आक्रमण किया? हारमुज पे। 1515 में कहा बाबू? तो हारमुज पे जो है आक्रमण हुआ। इसने गोवा को राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। गोवा को किस रूप में उभारा? उसको जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा था नीनो डी कुन्हा ने। कौन? नीनो डी कुन्हा। तो अल्मोडा के बाद जो है नीनो डी कुन्हा आए और गोवा को राजधानी बना दिया। क्या किया उन्होंने? गोवा को कैपिटल बनाया, राजधानी बना दिया था। ठीक है, अंग्रेज के मुकाबले नौसैनिक क्षमता में पिछड़ जाना, उसकी क्षमता में भी क्या हुआ? पिछड़ गया था। धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाया, भारतीय स्त्रियों से विवाह और धर्म बदला। धर्मांतरण मतलब धर्म को बदलना शुरू कर दिया। ये सब कारणों से कहीं ना कहीं यूरोपीय शक्ति स्ट्रांग हुई। ठीक है, और हमारे देश के साथ व्यापार किया। धीरे 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 उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा करके राजनीतिक शक्ति को भी अपने हाथों में लेने लगा। व्यापारिक शासन में अकुशल था। हमारे देश में क्या था? व्यापारिक कुशलता नहीं थी। ठीक है, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक नियुक्ति में भरमार का होना, माने भ्रष्टाचार का होना, उसमें जो है ना भरमाने वाला चीज भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट कर करके जो है अपने शक्तियों में शामिल किया। अब आया डच का प्रवेश और सैन्य चुनौती। आखिरकार डच कब आया? हमने पहले ही देख चुके हैं 1602 में। कौन आया? डच आया। ठीक है, तो नोट 1503 ईस्वी में कोल की स्थापना की, जिसे
एस्तदो और इंडिया कहा गया। सबसे पहले क्या हुआ, कोल की स्थापना की। किसकी स्थापना? कोचीन का नाम है कोल्की। क्या नाम है? कोल्की। उसकी स्थापना हुआ 3 में। ठीक है, कब हुआ? 3 में। और एस्तादो दा इंडिया कहा गया। उसको क्या कहा गया? एस्तादो दा इंडिया। इंडिया के ही नाम से जाना गया, लेकिन एस्तादो कहा गया। ठीक है, कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी एक गवर्नर होता है। कंपनी के सबसे बड़ा अधिकारी को क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। गवर्नर को हम लोग अब क्या कहते हैं? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर। ठीक है, इसे कंपनी के हित में व्यापार, संधि, युद्ध विस्तार के अधिकार दिए गए थे। कहाँ कैसे युद्ध करना है, कहाँ पे आक्रमण करना है, किस एरिया को अपने एरिया में मिलाना है, ये सब उसके अंदर पावर होती थी। ठीक है, अब हम जानेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। तो हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगालियों का वर्चस्व था। किसका था? हिंद महासागर में वर्चस्व किसका था? पुर्तगालियों का वर्चस्व था। ठीक है, और वर्चस्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा की, मतलब फ्रांसिसो डी अल्मीडा, फ्रांसिसो डी अल्मीडा की, ठीक है, सामुद्रिक नीति का ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। सामुद्रिक, ये ब्लू वाटर पॉलिसी में हैदराबाद के आसपास के इलाका में बहुत काटमार हुई थी, भयानक काटमार। ठीक है, कॉटेज प्रणाली 19वीं शताब्दी में हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी नौसैनिक व्यापार लाइसेंसेस था। ब्लू वाटर पॉलिसी भी एक प्रकार के लाइसेंस था, जो लाइसेंस लेकर के पानी में प्रवेश किया जाता था। समुद्र पार करना हो व्यापार करने के लिए तो सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। वही आदमी जाएगा, नदियों को पार करेगा जिसके पास लाइसेंस होगी। जिसके पास लाइसेंस नहीं होती थी वो नहीं जा पाते थे। तो इस तरह से ब्लू वाटर के लिए युद्ध हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इस प्रकार जो है ब्रिटिश व्यवस्था, ठीक है, इस प्रकार जो है 20वीं शताब्दी में नौसैनिक प्रणाली विकसित हुआ और इसे अंग्रेजों को भी फायदे पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं कि आखिरकार भारत में पुर्तगाल का विस्तार कैसे हुआ। किसका विस्तार बाबू? पुर्तगालियों का कैसे विस्तार हुआ? सबसे पहले तो भारत में पुर्तगाली विस्तार, मुंबई में क्या है? दमन और द्वीप। मुंबई के बगल में क्या है? दमन और द्वीप। फिर गुजरात तक, गोवा के तट के आसपास जो क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगाली क्या किया? धीरे धीरे मुंबई के आसपास में गया, दमन द्वीप दोनों पे कब्जा कर लिया वो। फिर गुजरात तक जो है, गोवा तट, गुजरात में भी गया, वहां के क्षेत्रों पे भी अपना जो है पूरी जान लगाया कि हम कैसे उसको कब्जा में कर लें। ठीक है, सैन धोम यानी कि चेन्नई में, ठीक है, सैन धोम कहते हैं चेन्नई को। चेन्नई में और नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर सैन्य चौकियां और बस्तियों की स्थापना किया। देखो पुर्तगाली कैसे कैसे कहाँ गया। अब फिर जो है नागपट्टनम में गया, सैन धाम चेन्नई में गया, आंध्र प्रदेश में गया, और वहां पे धीरे धीरे जो है अपना विस्तार कर लिया। वहां पे बस्ती बना लिया, बस्ती बना करके रहने लगा। ठीक है, तो कोई आदमी पहले आता है तो पहले पैर रखता है, फिर पैर की जगह मिल जाए तो धीरे धीरे बैठने की कोशिश करता है, और जब बैठ जाता है तो टांग पसारने की कोशिश करता है, और टांग पसार लेता है तो सोने की व्यवस्था लगाता है। इस तरह से जो है उन्होंने भी छोटी छोटी चीजों को अधिकार करते करते एक पूरे क्षेत्रों में अधिकार करके अपने राज्य का विस्तार किया, अपने शक्ति का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया। ठीक है, और भारत जो है दिन प्रतिदिन, मतलब डे बाय डे जो है और गर्त में डूबते चला गया, धीरे धीरे अंग्रेजों डचों के हाथ में पहुंचते चला गया। क्योंकि जिसके हाथों में शक्ति होती है दुनिया उसी की पूजती है। उसके पास शक्ति थी, अपने देश में इस्तेमाल करते थे, आम लोगों को राहत पहुंचा करके सभी को अधिकार में ले लिया। ठीक है, अब आया बात 1579 में, लगभग शाही फरमान उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंगाल में
ततगांव के पास बसा। फिर वहां से कहा पहुंचा अब अंग्रेज पुर्तगाली, वो पहुंचा बंगाल में, पुर्तगालियों का महत्व। उसके पास जो था बंदूकों के उपयोग, सैन्य शक्ति का विकास किया। ठीक है, वो लोग बंदूक का नॉलेज हो चुका था, बंदूक का आविष्कार कर चुका था। ठीक है, फील्ड गन के मुगल उपयोग और रकाब के तोपखाना में योगदान दिया, और तोपखाने में भी इस्तेमाल किया, तोपखाना में भी योगदान दिया, ताकि अब लड़ाई जो है छोटा मोटा नहीं है, अब भयानक लड़ाई हो गया। जिसके पास बंदूक हो जाती है वो सैकड़ों लोगों को कब्जा में कर लेता है, क्योंकि बंदूक व्यक्ति के शक्ति से कोई डरता नहीं, लेकिन बंदूक एक ऐसा शक्ति है जो सैकड़ों लोगों को अपने अंडर कर लेता है, क्योंकि वो डरता किससे, बंदूकों से है, क्योंकि उससे जो निकलती गोली है स्वाहा कर देता है। ठीक है, तो स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना के ड्रिलिंग समूह की प्रणाली का विकास हुआ। किसकी विकास हुआ बाबू? स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना के ड्रिलिंग समूह की प्रणाली का विकास किया, और नौसेना तकनीक मल्टी डेक वाले भारी जहाजों का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ बाबू? यहां तक तो अभी तक देखे कि कब्जा हो रहा था, कब्जा के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे बंदूक और तोप। अब इस्तेमाल किया जाएगा बड़ा बड़ा जहाज, और जहाजों से मल्टीटेक जहाज का निर्माण हुआ। ठीक है, कई गुना क्षमता वाले जहाज का निर्माण हुआ, जिसे व्यापार करना और आसान होने लगा था। इससे जो है उन्हें भारी हथियार ले जाने की सुविधा मिली। अब किसी देश में अटैक करेगा तो बड़े बड़े हथियार लेके जाएगा, लोगों को और डराए और धमका करके वो कब्जा करेगा। कैसे कब्जा होते हैं बाबू? कब्जा करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति कहां से मिलेगी? जितनी हथियार होंगे उतनी शक्ति ज्यादा होगी। ठीक है, तो शाही शस्त्रागार और डाक यार्ड का निर्माण किया गया। उसके अलावा जो है डाकिया का निर्माण किया गया सूचना को पहुंचाने के लिए। सांस्कृतिक कार्य हुआ, और सिल्वर स्मिथ, कौन बाबू? सिल्वर स्मिथ और सुनार की कला गोवा में कली फुली और फिलाग्री वर्क और धातु के काम में गहनों का केंद्र बन गया। धीरे धीरे जो है ना गोवा में ही इसकी स्थापना किया गया, क्योंकि जिस एरिया को कब्जा में किया था उसी एरिया में विकास काम भी शुरुआत कर दिया, कि जैसे जैसे हमारा शक्ति बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा एरिया भी बढ़ते जाएगा और आसपास के इलाकों को अपने कब्जा में लेते जाएंगे। इस तरह से उन्होंने सिल्वर स्मिथ ने सुनार की कला स्थापित किया गोवा में, उसे बहुत फायदे हुए। चलिए बाबू, अब आगे हम जानते हैं कि आखिरकार पुर्तगाली द्वारा जो है आंतरिक भाग को कैसे, ठीक है, पुर्तगाली द्वारा आंतरिक भाग में लकड़ी का काम शुरू किया। पुर्तगालियों ने क्या किया बाबू? आंतरिक मतलब देश के अंदर क्या किया? लकड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, लकड़ी के काम से बड़े बड़े नाव बनना शुरू हो गए, मूर्ति कला का निर्माण हुआ, वहीं से मूर्ति कला का डेवलपमेंट हुआ, और चित्रित छतें का निर्माण हुआ। डच आया, और डच कंपनी जो है ढांचा एवं भारत में आगमन। डच में आया था सबसे पहले बाबू, याद रखना कौन डच आया पहले? कॉर्नवालिस हाइटमैन। लिखो बाबू कॉपी में, जल्दी जल्दी लिखिए कि कॉर्नवालिस डच सबसे पहले जो आया था वो कॉर्नवालिस हाइटमैन आया 1596 में। 1596 में भारत आने वाला पहला डच व्यक्ति था। पूछा जाएगा पहला डच व्यक्ति भारत में कब आया? तो 1596 कॉर्नवालिस हाइटमैन ने पहले आया। ठीक है, उसके बाद 1602 में भारत में व्यापार करने के लिए हाईलैंड की संसद से कुछ नियम और कानून लाया। ठीक है, कहां से लाया? हाईलैंड से। उसके द्वारा एक कंपनी का गठन हुआ। किसका हुआ? एक कंपनी का गठन किया। किसका? कंपनी का। और उसका नाम क्या रखा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड मूल नाम था। उसका मूल नाम क्या था?
नीदरलैंड। पूछा जाएगा डच द्वारा आए गए कंपनी का मूल नाम क्या था? नीदरलैंड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में VOC कहते हैं, वैलिड ओल्ड इंडिश कंपनीज। ठीक है, ये नाम था। डच कंपनी एक अर्ध सरकारी है। कैसा है? ना ही सरकारी ना ही प्राइवेट, आधा सरकारी और आधा प्राइवेट। अर्ध सरकारी मतलब आधा सरकारी और आधा प्राइवेट। तो डच कंपनी उसी तरह का था। मान लेते आजकल कंपनी देखते हैं, बहुत सारे कंपनी देखते होंगे जिसपे सरकार की कब्जा होती है और आम लोगों को भी। ठीक है, तो उस कंपनी को हम अर्ध सरकारी कहते हैं। ठीक है, तो डच कंपनी जो है अर्ध सरकारी कंपनी थी, जो एक निर्देशक मंडल द्वारा चलाई जाती थी। कौन चलाता था बाबू? कंपनी कौन चलाता था? निर्देशक मंडल। कौन? उसमें कुल 17 गो आदमी था। कै गो? पूछा जाएगा डच कंपनी को कौन चलाता था? डच कंपनी को आम आदमी चलाते थे, वो अर्ध सरकारी था। 17 आदमियों को चुनाव किया गया था, वही 17 लोग जो है ना चलाते थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहते थे? जेंटलमैन। जो डच कंपनी को चलाता था उसे क्या कहते हैं? जेंटलमैन कहा जाता था। कंपनी के 2 मुख्यालय, कै गो मुख्यालय थे? 2 मुख्यालय थे। एक था एम्स्टर्डम। क्या नाम था? जिसको हम नीदरलैंड कहते, क्या कहते हैं? ठीक है, और दूसरा था बटाविया। क्या नाम था? बटाविया, जिसको बोलते इंडोनेशिया। ये 2 रूप में बांटा गया था। ठीक है, ये 2 कंपनी का मुख्यालय था। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में, कब लगा? 1605 में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के आसपास। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहीं पे जो है मुसलीपट्टनम में। और भारत के पटना में कब स्थापित हुआ? यही 1632 में। कब हुआ? 1632 में पटना में कलेक्ट्रेट बना और उसी में कलेक्टर साहब रहते हैं। ठीक है, तो स्थापित हुआ था। बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पिपली में किया था। कहाँ किया था? पिपली में किया। और डचों ने भारत में मुख्यतः पूर्वी तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। पूर्वी तट पर क्या किया? स्थापित किया। प्रथम मुसलीपट्टनम। दूसरा जो है वो पतोपोली, जिसको बोलते हैं निजामपट्टनम यानी हैदराबाद के निजाम थे, उसी में जो है दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुआ। फिर तीसरा जो है वो पुलिकट यानी कालीकट में ही पुलिकट है, वहां पे 1610 यानी कि गोवा के आसपास में जो है ये स्थापित किया गया था। तो इस तरह से डचों ने अधिकार करके, पहले तो हम लोग पुर्तगालियों का अधिकार समझ गए, उसके शक्ति को भी समझ गए, उसी तरह जो है ये डच की शक्ति थी, तो ये डच के भी हम समझ गए। अब हम लोग डेनिश समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंच को समझेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। इससे बाकी है वो तमाम पहलुओं को समझेंगे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको और कैसा चाहिए, किस विषय पे सबसे गंभीर मुद्दा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।